हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। ये आपके मॉड्यूल 1 का थर्ड लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोगों ने फर्स्ट 2 लेक्चरों में जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे वर्ल्ड में जो है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो पीछे क्या कौन कौन से फैक्टर्स थे, जिसके में एक फैक्टर्स आपका एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन भी था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी टेक्नोलॉजी हमेशा हर दिन चेंज होती रहती है, डेवलप होती रहती है। तो कभी कभी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्शन होता है, ऐसे नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है जो कि सडनली आपके पूरे सिस्टम में, पूरे इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा चेंज ला देती है। तो उस तरह के चेंजेस को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हर दिन होता रहता है, लेकिन जो मेजर चेंज है उसको हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग का एक थोड़ा फेज था पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो जैसे कि पहले आपका स्टीम इंजन आया था, तो स्टीम से चलने वाले बहुत सारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता था। तो उससे पूरा सिस्टम था वो चेंज हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन से बहुत सारे ऐसे आइटम्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बने जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड थे। उसके बाद जो सिलिकॉन जो चिप सिस्टम आया, तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं कि जो अभी बहुत ज़्यादा ये रनिंग में है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है, कि बहुत सारे जो हमारे इक्विपमेंट है वो आपके चिप बेस्ड होते हैं और वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, और उससे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो है फोर्थ जनरेशन या जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोलते हैं, उसमें हो रहा है कि आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है हर चीज़ों में। अब उसमें ऑटोमेशन आ रहा है, और उस ऑटोमेशन के साथ साथ मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटर कर रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट फेजेज में चारों ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आए हैं, तो उसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था कि ये आपका एक ट्रांजिशन स्टेज होता है। तो हम लोग का जो न्यू मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, उसको जो चेंज की हुआ 1760 टू 1817 में, ये ट्रांजिशन जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको हैंड मेड से मशीन मेड में कन्वर्ट किया गया था। तो इसकी वजह से न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, आयरन प्रोडक्शन, स्टीम पावर या डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल, आज फैक्ट्री सिस्टम, ये सब स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। मतलब मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो इसके बाद ये इंग्लैंड में स्टार्ट होकर पूरे वर्ल्ड में यूरोप के थ्रू फैला था, चारों तरफ फैला था ये सारा, मतलब पूरे वर्ल्ड में इस तरह का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। और वर्ल्ड के हर कंट्री में इस तरह की इंडस्ट्री होना स्टार्ट हो चुके थे। तो ये इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो पहले वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हमारा फर्स्ट फेज था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, वो था 1760 AD से 1840 तक। तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या था कि मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली, बहुत फास्ट रेट से, मतलब कि ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था ये। उसके बाद ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो आया था, जिसमें कि हम लोग का सारी चीज़ें मैकेनाइज होने लगी थी, मतलब जो कि होममेड लोग बनाते थे, कोई भी प्रोडक्ट बनाते थे। अब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से पूरा इंडस्ट्री बन गई। उसके लिए उसके अलावा स्टीम पावर का इन्वेंशन हुआ, तो स्टीम पावर से चलने वाले बहुत सारी मशीनरी मतलब लगाए जाने लगे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अचानक से जो है वो मतलब टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, आयरन ओर प्रोडक्शन में, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हैं। तो इसके बाद जो है इसमें जो है स्टीम इंजन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद वो बात करें तो ये स्टीम इंजन जो है कि फर्स्ट पहले थॉमस न्यूकमन ने बनाया था 1712 में। उसके बाद न्यूकमन के प्रोड्यूस किए हुए जो भी आपका स्टीम इंजन था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके साथ उसमें कुछ चेंजेस किया था जेम्स वॉट ने। ठीक है, तो इन्होंने 1760 में जाकर इन्होंने ये चेंज किया था जेम्स वॉट ने, और जेम्स वॉट भी कहा जाता है कि स्टीम इंजन के बहुत आविष्कारक थे। तो 1764 में फर्दर जो है वॉट ने जो है स्टीम इंजन को फिर से रिपेयर किया, और उसके इस्तेमाल करके अब इफ़िशिएंट तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, और सक्सेसफुली इसको बहुत जगह, बहुत इंडस्ट्री में, बहुत सारे मशीन्स में, मतलब कि ट्रेंड्स में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट स्टेज का, मतलब कि 1760 टू 1840 तक जो पूरा मैकेनाइजेशन हुआ पूरी इंडस्ट्री में, उसके बारे में। अब जो सेकंड स्टेज था उसमें हुआ कि अब धीरे धीरे जब वो इसी टाइम आया 1850 टू 1950 AD में, मतलब कि ये आपका था फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का एरा था। जो जिसमें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के
स्टार्ट में ही मतलब इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, नए नए इन्वेंशन का, कि इसका ज़रूरत पड़ने लगी, मतलब इसका इंडस्ट्री में अचानक से डेवलपमेंट होने लगा। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था मेनली सेंटर्ड था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और इंडस्ट्रियल मतलब स्टीम इंजन को लेकर। जबकि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है वो था आपके स्टील प्रोडक्शन को लेकर, ऑटोमोबाइल्स को लेकर और एडवांसेस इन इलेक्ट्रिसिटी का एडवांसमेंट इसी में हुआ था। तो इसी की वजह से जो है कि आपका जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इस समय में इस्टेब्लिश हुई है। तो इन 1866 द फर्स्ट अंडर वाटर टेलीग्राफ केबल अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन was successfully installed and 10 years later अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो जो है टेलीग्राफ केबल बिछाया जाने लगा, फिर टेलीग्राफ का सिस्टम डेवलप किया गया। अब्राहम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का भी आविष्कार कर दिया इसमें इसी बीच। और इसी में 1800 में थॉमस एडिसन ने जो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इसका रोल रहा है। इन 1866 जर्मन साइंटिस्ट गोटलेब डेल्मर devised an internal combustion engine that was fueled by gasoline and could power a small vehicle. His invention was one of the biggest advances in transportation technology since the development of the steam engine. तो स्टीम इंजन से चलने वाले व्हीकल्स पहले से तो अवेलेबल थे जिसको ट्रेन में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब आईसी इंजन के मतलब इन्वेंशन से एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया कि अब व्हीकल्स आपके बनने लगे और उसका इस्तेमाल किया जाने लगा बहुत जगहों पर। मतलब कि अब वर्ल्ड वार की वजह से बहुत जगह इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया है इसमें। उसके बाद डेलमेर जो थे उन्होंने पहला इंजन स्टार बनाया था, फर्स्ट मोटोमोबाइल बनाया था। उसमें इम्प्रूवमेंट करने के बाद पूरी एक असेंबली लाइन बनाया था हेनरी फोर्ड ने, जिसके नाम से फोर्ड कंपनी है अभी भी, जिसकी वजह से जो है बहुत कॉम्प्लेक्स जब को असेंबली लाइन पर मतलब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बढ़ाया बहुत इजीली मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसके बाद इसी वजह से सारा जो प्रोडक्शन है बहुत फास्ट हुआ था, कॉस्ट में भी रिडक्शन आया था और वर्कर्स को भी मतलब आसानी हुई थी कि मतलब एक वर्कर सिर्फ एक ही टाइप का काम करते थे और जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन बढ़ा था। तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। उसके बाद आता है हम लोग के 1970 से 2010 का इरा। मतलब कि अब ये है, ये अब याद कर समझ सकते हैं कि मतलब कि हाँ ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद का इरा है, जब ये सारा ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज आ गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ गए। तो अब आते हैं कि इनकी में अब मोबाइल फ़ोन का, इंटरनेट का, ये सारा चीज़ों का डिस्कवरी होने लगा। मतलब कि सारी चीज़ें अब चिप बेस्ड होने लगी। अब जो बहुत भारी भारी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान थे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स थे, उसको अब कॉम्पैक्ट किया जाने लगा। तो इसमें इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, मतलब कि नए नए प्रोडक्ट निकल के सामने आए हैं, मोबाइल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर, छोटे छोटे कंप्यूटर निकल के आए हैं। अब जो हम लोग रहते हैं, जब हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, फिर हम लोग हैं अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। मतलब कि अब है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अब इंटरनेट इतना ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा हम लोग के इस्तेमाल में आ चुका है कि हम लोग हर चीज़ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो इसकी वजह से अब इंटरनेट के थ्रू हम लोग हर डाटा, हर इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। और इसी वजह से बिग डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग के करंट सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल। तो ये सारे मेजर चेंजेस होने के बाद अब जो है हम लोग जो इस इरा में रहते हैं वो है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि हम लोग इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं। तो ये इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इसके बाद कौन सी इंडस्ट्री 5.0 आएगी, वो कैसा होगा, इसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। तो हमें इन सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला बनना पड़ेगा और सारी टेक्नोलॉजी है उसको समझनी पड़ेगी। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो कितने फास्ट रेट से हो रहे हैं, इसको आप इस डाटा से समझ सकते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको जो है लोग हैं वो अडॉप्ट करने में कितना टाइम लगा रहे हैं। तो अगर बात करें आप एयरलाइंस की, तो एयरलाइंस का जो यूजर्स थे, एयरलाइंस कितने लोग यूज कर रहे हैं, उसकी जो यूजर्स है 50 मिलियन पहुंचने तक, मतलब कि 5 करोड़ यूजर पहुंचने में उसके 68 ईयर्स लग गए। ऑटोमोबाइल्स मतलब कि कार का, व्हीकल्स का इस्तेमाल करने वाले जो यूजर्स थे वो 5 करोड़ पहुंचने में 62 साल लग गए। टेलीफोन के 50 ईयर्स है, इलेक्ट्रिसिटी के 46, क्रेडिट कार्ड 28 ईयर्स, टेलीविज़न 22 ईयर्स, एटीएम 18 ईयर्स, कंप्यूटर 14 ईयर्स, मोबाइल 12 ईयर, इंटरनेट 7 ईयर्स,
फेसबुक 3 साल में 5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने वाला ये टेक्नोलॉजी है। वी चैट जो है आपका, जिस तरह व्हाट्सअप है उस तरह है, वो भी 1 साल में 50 मिलियन यूजर्स पहुंच गए हैं। और पोकेमॉन गो जो कि बहुत फेमस ये ऐप है, ये भी आपका 19 दिन के अंदर 5 करोड़ यूजर्स पहुंच गए। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी फास्ट रेट से कोई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसको लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके टेक्नोलॉजी में डेली बेसिस पर डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। अगर आप इन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में जॉब मिले और फ्यूचर में आप अच्छे से सर्वाइव कर सकें, तो इसके लिए आपको नई नई टेक्नोलॉजी को समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये सब न्यूज़ भी सुन सकते हैं कि मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं तो उसमें भी आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट है जो कि अब ऐसे ऐसे रूल्स ला रहे हैं कि मतलब कि जो पर्सन अगर अप टू डेट नहीं है या फिर जो सक्षम नहीं है काम करने के लिए, उसको जो गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी भी सेक्टर में रहें, आपको नई टेक्नोलॉजी को समझना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जो है हमारे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी इंटर हो रही है। तो हमें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, हमारे जो इंडस्ट्री में, उसमें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे भी। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और मैनेजमेंट of all different tools and technique which are used to store, process, share, area and information। तो जो भी हम लोग टूल, टेक्निक्स, तरीके जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका पर्पस होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपके फैक्ट, कोई भी डाटा, कुछ भी हम लोग स्टोर कर सकें, प्रोसेस कर सकें या फिर एक दूसरे को शेयर कर सकें, तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही आएगी। तो अभी कुछ सालों में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट से बढ़ी है। तो इंटरनेट जो है, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही एग्जाम्पल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को ये अफेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबली इफेक्ट कर रहे हैं। पर अगर बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट हुई है क्या, नहीं, मतलब कि ये आपकी प्री हिस्ट्रिक इरा से हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मतलब कि अगर बात करें कि वॉल जो होता है, केव जो होता है, या फिर जो प्री हिस्ट्रिक ह्यूमंस थे, आदि मानव थे, जो गुफाओं में जो पेंटिंग करते थे, वो एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन ही स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही कहलाएगी। अगर हम लोग कोई गाने की बात कर रहे हैं या फिर कहानी की बात कर रहे हैं या फिर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग किसी भी मोड में हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक भी एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ आपका वीडियो के थ्रू, तो आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो आप समझ सकते हैं कि 1822 में फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया। अभी टेलीग्राफ 1830 में, 1876 में टेलीफोन, 1884 में आपका फर्स्ट रेडियो स्टार्ट किया गया। फिर 1956 में हार्ड ड्राइव स्टार्ट किया गया, जो अभी तक चल रहा है बहुत जगह। आपका अभी तो अब SSD आ गई है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के जगह पर SSD इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो वो चेंज हो चुकी है बहुत ज़्यादा। 1959 में इंटीग्रेटेड साइसी आई थी। उसके बाद फर्स्ट जनरल कंप्यूटर स्टार्ट किया गया था, जो कि 13 टन का था। उसके बाद जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे। मतलब इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थे उसमें। 1962 में कम्युनिकेशन सेटेलाइट लॉन्च किया गया, टेलीस्टार लॉन्च किया गया, जो कि फर्स्ट एक्टिव कम्युनिकेशन सेटेलाइट था। 1968 में IC इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया। पहला इंटरनेट जो है, बहुत पुराना इंटरनेट 1969 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद कितना चेंज हो चुका है इसको देख सकते हैं आप। 1970 में फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार हुआ। फिर 1976 में सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। 1977 78 में GPS, 82 में कंप्यूटर वायरस, 83 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं आजकल। इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग मशीन लिस्ट भी आपका 1986 में आया था। जो इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में भी स्टार्ट किया गया था। 91 में लाइनक्स, 92 में IBM, 96 में मतलब DVD, फिर 99 में ब्लूटूथ, 2001 में विकीपीडिया। तो इस तरह से धीरे 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 आपका हम लोग के पुराने इरा से लेकर हम लोग मॉडर्न इरा में इस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, समझ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने से जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब कि सारा जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को तुरंत मिल जाती है किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने से।
तो इसी वजह से ये हुआ है कि हम लोग को बहुत बेनिफिट हुआ है एजुकेशन में। हम लोग कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, कोई भी टेक्निक आसानी से सीख सकते हैं। कोई भी मेडिकल में कुछ मतलब इन्वेंशन हुआ तो वो आप पूरे देश में कहीं भी फैल सकता है। कल्चर के बारे में हम जान सकते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हुई है। तो इससे जो हमारे जो चेंजेस आए हैं, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस रिवोल्यूशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज, आप किसी भी कंट्री के बारे में जो स्टडी करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, आप ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन ईजिली पहुंचा सकते हैं। हार्नेस द पावर ऑफ मार्केट, आप किस कंट्री में क्या रिक्वायरमेंट है वो जान सकते हैं और उसके मार्केट को आप यहाँ से हार्नेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप कहीं पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट द ट्रैवल, अब आपको ज़्यादा कहीं कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मोबाइल के थ्रू किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ के लोकल पर्सन से, और फिर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीमेडिसिन आ गई है कि आप बहुत सारे जो ऐप्स हैं वो है जो मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मतलब कि आप डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, किसी दूर बैठे डॉक्टर से, फिर उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद वास्ट वैरायटी एरे ऑफ चॉइसेस है कि आप बहुत सारे चॉइसेस आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो आपके जो चॉइसेस की लिस्ट अब बढ़ गई है कि मतलब कि आपके पास कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आपके पास कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, मतलब चॉइसेस की। मॉनिटरिंग ऑफ होम एंड वर्क प्लेस, आप घर में रह के आप या काम पे रह के आप अपनी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा के थ्रू, सीसीटीवी कैमरा भी अब ऑनलाइन आ चुकी है। हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब कोई भी चीज़ आप गलत करते हैं तो उसके रिव्यू मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से आप गुड्स की क्वालिटी भी अब बढ़ गई है। सेफ़र और कन्वीनियंट लाइफ, अब सेफ्टी है ज़्यादा है। आप किसी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम मतलब चिंता नहीं कर सकते, अब चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आप जान सकते जानकारी ले सकते हैं टाइम टू टाइम। मोर कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट, आपको लाइफ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। आप किसी के भी मतलब अगर आप किसी को हैक कर लेते हैं, किसी के मोबाइल या किसी से, उसके अदर के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खुद पर तो है ही, पर इन्वायरमेंट में बारे में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी सेटेलाइट के थ्रू आप जान सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी, जो पर्सन के पास मतलब प्रॉब्लम है उनको, डिसेबल पर्सन है उनके पास भी अब एक्सेसिबिलिटी आ गई है, और उनको वजह से बहुत सारे इक्विपमेंट्स अब डेवलप किए जा रहे हैं जो कि इस तरह के हेल्प करते हैं इस सब चीज़ों में। इन्हांस अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन पब्लिक डोमेन, अब जो है कि कोई भी चीज़ छुपी नहीं हुई है तो अब लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है कि पब्लिक डोमेन में जो काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई झूठ नहीं फैला सकती, वो सच ही बताना ही पड़ेगा उनको, कुछ छुपा नहीं सकते, क्योंकि आप सारी इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक करनी पड़ती है। रिडक्शन इन पेपर वर्क करने जो नहीं है, अब कम से कम पेपर वर्क में अब ज़्यादा काम कर सकते हैं। कल्चर शेयर किए जा रहे हैं, वेदर को आप इसीलिए फोरकास्ट कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग ऑफ डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर हो रहा है उसके बारे में पहले से जान सकते हैं। वर्ल्ड इज मूविंग टू बिकम ए ग्लोबल विलेज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है एक तरह से ग्लोबल विलेज बनने की तरफ बढ़ रहा है। पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके कम नहीं है, मतलब कि कोई भी चीज़ों की अच्छी बुरी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो इसमें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो अब आईटी पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हम लोग ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो मतलब कि हम मैक्सिमम चीज़ें इसी से कर रहे हैं, तो इसकी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आती है तो फिर हम लोग को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब खुद से करने में थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम होती है। पुअर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, मतलब कि कोई भी कुछ भी लिख के आपके सोशल मीडिया पे डाल देगा, हम लोग कोई भरोसा कर लेते हैं। तो एक कोई भी पब्लिकेशन है तो उसमें किसी के ब्लॉग है, कभी इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से। साइबर सिकनेस, लोग बहुत ज़्यादा ही इंटरनेट पर टाइम वेस्ट करने लगते हैं, तो इस तरह से साइबर सिकनेस एक तरह से एक मेंटल डिजीज़ की तरह भी फैल रहा है। बंच ऑफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, तो भाई जो मैंने बताया था कि अब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि अब कौन सा लीडिंग है कौन मिसलीडिंग है आप पता नहीं कर सकते। बहुत सारी फेक न्यूज़ आती रहती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है इसकी वजह से कि मतलब बहुत सारी काम ईजिली हो जाते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। मास प्रोडक्शन कैन बी कंट्रोल एंड मिसगाइडेड, अब इसकी वजह से है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप मास पॉपुलेशन को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप उसके माइंड से को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव भी है, तो अब जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके, कोई जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन दबा कर आप मास पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, जो कि कुछ मतलब
लोगों ने फेसबुक या इस तरह के व्हाट्सएप पे भी इस तरह के करने की कुछ मतलब एलिगेशन लगाए थे कि फेसबुक कर रहा है कि इलेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि इलेक्शन के टाइम में वो लोगों को किसी चीज़ में ज़्यादा बारे किसी पार्टी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छा दे सकता है, किसी बारे में कम दे सकता है। तो इस तरह से ये काम किए जा सकते हैं। साइबर क्राइम तो ये होती ही हैं। वैनिशिंग ऑफ एंशिएंट लैंग्वेज एंड कल्चर, तो होता ये है कि आपको जो जो भी ट्रेंड में है उसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, पर जिसकी वजह से जो एंशिएंट लैंग्वेज एंशिएंट कल्चर थे उनकी मतलब वैनिश हो रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने से ई वेस्ट का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से डिसअपियरेंस ऑफ बी, मतलब कि मधुमक्खियों के पे जो वर्क करते हैं उनको उनको नुकसान होता है, क्योंकि जो ये जो इन आईटी इंडस्ट्री है जो भी जिस पर काम करती है वो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। तो फ्रीक्वेंसी से मतलब टावर से निकलने वाले फ्रीक्वेंसी से उनसे उनको इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब टावर्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से मतलब बर्ड्स पे भी बहुत सारी इफ़ेक्ट आता है, जिससे वो बर्ड्स की डेथ हो जाती है। तो इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो हम लोग के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो हम लोग को किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट को अच्छे से इस्तेमाल करना है, नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है, वो हमें ध्यान देना है। तो आईटी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, तो हमें इसके बारे में सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम लोग जान सकें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आपके बारे में, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बारे में, किस तरह इन्होंने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया है। तो अब हमारा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है वो भी इस चीज़ से अफेक्टेड हुआ है। और कहीं ना कहीं जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें बहुत इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हेल्प भी किया, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन जो करते हैं हम लोग, वो इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन से ही ये कंस्ट्रक्शन मतलब ये आपका इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर पाए हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस सब चीज़ों में, जो कि हम लोग को आगे धीरे धीरे स्टडी करना ही है। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है, प्रेजेंट डे चैलेंजेस क्या है, और फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके लेकर। ठीक है।